हेलो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का यूनिट 49 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और चैप्टर का नाम है आपका ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ साइबर क्राइम, फ्रॉड, रिस्क मैनेजमेंट इन साइबर टेक। तो पूरे चैप्टर में हम साइबर अटैक, उससे कैसे बचने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया जाता है, वो सारा हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर आपका साइबर क्राइम को लेके, फ्रॉड, रिस्क मैनेजमेंट को लेके होगा कि कैसे साइबर जो क्राइम है उसको कैसे रोका जा सकता है, उसके लिए क्या क्या बैंकों के पास कौन कौन से टूल्स हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। साइबर क्राइम का मतलब क्या होता है वैसे? आईटी सॉफ्टवेयर, किसी को जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपकी जो फाइनेंशियल गेन है, फाइनेंशियल गेन हासिल करना, वही आपका साइबर क्राइम। यानी साइबर क्राइम में क्या होता है कि आप जैसे मान लीजिए आपका ऑनलाइन बैंकिंग है या फिर आप मोबाइल ऐप किसी के भी थ्रू आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ये जो हैकर्स होते हैं वो आपके सिस्टम को अटैक करके आपका पर्सनल डेटा चोरी करके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यानी आपका अकाउंट खाली करके लेके जाते हैं, वही आपका साइबर क्राइम होता है। यानी जो ऑनलाइन मोड से जो भी क्राइम होगा आपके फाइनेंशियल गेन को हासिल करने के लिए, उसको ही साइबर क्राइम बोला जाएगा। और ये साइबर वर्ड कहाँ से आया? कई बार आपने देखा होगा ना, साइबर कैफे होता है जहाँ पे आपका कंप्यूटर्स रखे होते हैं और आप लोग 1 घंटे का या 2 घंटे के हिसाब से उस कंप्यूटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहीं से है, मतलब कंप्यूटर के रिगार्डिंग जो क्राइम होगा, आईटी सॉफ्टवेयर के थ्रू जो क्राइम होगा, उसको हम हमेशा साइबर क्राइम जो है टर्म इस्तेमाल करेंगे। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। अभी क्या हो गया है, बैंकों का वर्चुअल प्रेजेंस हो गया। मतलब पहले कोई भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन था तभी मोबाइल इंटरनेट कुछ भी नहीं होता था, तो हमें फिजिकल ब्रांच विजिट करना होता था, तो उस टाइम पे साइबर क्राइम का कोई रोल नहीं था। लेकिन जब से बैंकों ने अपनी वर्चुअल प्रेजेंस, वर्चुअल होता है ऑनलाइन, ऑनलाइन जब से बैंकों की प्रेजेंस हुई है, साइबर क्राइम इज ग्रोइंग एट एन अलार्मिंग रेट एंड मे सून रिप्लेस द कन्वेंशनल फाइनेंशियल क्राइम। तो नॉर्मल जो पुराने तरीकों से फाइनेंशियल क्राइम होता था उसको उसने काफी रिप्लेस कर दिया। पहले भी ऐसा नहीं था कि पहले क्राइम नहीं होता था, जैसे कोई फेक चेक लीव आपने किया या फिर किसी ने फेक चेकबुक के थ्रू या सिग्नेचर को फेक करके जो है पैसा ले लिया, तो पहले भी क्राइम होता था। लेकिन जब से ये साइबर क्राइम और ये जब से बैंकों का वर्चुअल प्रेजेंस आया है, तब से साइबर क्राइम जो है काफी ग्रो कर रहा है। साइबर क्राइम में एग्जैक्टली होता क्या है? इसमें अनऑथराइज एक्सेस टू डिवाइस, आपके डिवाइस में आपकी परमिशन के बिना असेसमेंट लिया जाता है। और आइडेंटिटी थेफ्ट, अलग अलग टाइप के ऑनलाइन बैंक इंफॉर्मेशन, तो ये कुछ एग्जांपल्स है साइबर अटैक के। तो अभी आपका आएगा कौन कौन से टाइप का ये होता है। और थोड़ा बहुत हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि एक्जैक्टली साइबर क्राइम क्या है। तो यहाँ पे आपको एक तो टर्म्स दिए कि फ्रॉड क्या होता है और क्राइम क्या होता है। तो फ्रॉड का डेफिनेशन यहाँ पे दिया। तो फ्रॉड भी एक टाइप का क्राइम ही है। फ्रॉड इज अ टाइप ऑफ क्राइम कमिटेड फॉर द पर्पस ऑफ गेनिंग फाइनेंशियल गेन। तो फ्रॉड क्या है? ये एक टाइप का क्राइम है। अगर आप क्राइम को यहाँ, फ्रॉड को यहाँ रखते हैं तो ये क्राइम की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो फ्रॉड भी एक टाइप का क्राइम है। किस पर्पस के लिए फ्रॉड किया जाता है? फॉर गेनिंग फाइनेंशियल गेन। फाइनेंशियल गेन हासिल करने के लिए, पैसा हासिल करने के लिए जो क्राइम किया जाता है उसको हम बोलते हैं फ्रॉड। यहाँ पे नीचे आपको फिर से फ्रॉड की डेफिनेशन दी है। फ्रॉड इज डिफाइंड एज इंटेंशनल यूज ऑफ डिसेप्शंस टू एक्वायर अनफेयर एडवांटेजेस ऑफ अनदर इंडिविजुअल। तो दूसरे इंडिविजुअल का फायदा उठाना, मोस्ट टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ मनी, पैसों के टर्म में दूसरों का फायदा उठाना, वही आपका फ्रॉड हो गया। साइबर क्राइम इज डिफाइंड एज एनी क्रिमिनल एक्ट दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ कंप्यूटर और नेटवर्क। तो साइबर क्राइम क्या होगा? कि आप फ्रॉड कर रहे हैं, किसकी हेल्प से कर रहे हैं? आप कंप्यूटर की हेल्प से फ्रॉड कर रहे हैं, तो वो आपका साइबर क्राइम हो जाएगा। फ्रॉड कैन बी कंडक्ट अगेंस्ट इंडिविजुअल एज वेल एज कॉर्पोरेशन। तो फ्रॉड ऐसा नहीं कि किसी इंडिविजुअल का ही होगा, कॉर्पोरेट कुछ कंपनीज है उनके लिए भी, उनके साथ भी जो फ्रॉड किया जा सकता है। फ्रॉड इज डिस्क्राइब इन ए वेराइटी ऑफ वेज इंक्लूडिंग स्कैम। तो अलग अलग टाइप के फ्रॉड हो सकते हैं, जैसे स्कैम, जैसे बोलते हैं ना, मेरे साथ स्कैम कर लिया, या डबल क्रॉस, और आपका ये हुडविंग, या फिर कॉन्फिडेंस ट्रिक। तो ये कुछ हमारे फ्रॉड के टाइप हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन बैंकिंग, बैंकों में इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है? रिस्क फॉर बैंक, तो पहले इंपॉर्टेंस से पहले हम सोचते हैं कि बैंकों को किस तरह का रिस्क है। साइबर अटैक, तो साइबर मतलब हो गया आपका कंप्यूटर, कंप्यूटर के थ्रू आप पे अटैक किया जा रहा है, किस टर्म में? आपका फाइनेंशियल गेन, मतलब आपकी आइडेंटिटी को चोरी किया जा रहा है, आपकी बैंक डिटेल्स को चोरी किया जा रहा है ताकि आपके अकाउंट को खाली किया जा सके, तो वही है साइबर अटैक, ठीक है। कंप्यूटर के थ्रू ये अटैक किया जाएगा, आईटी सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन, तो उसके जो है उसी मोड के थ्रू जो है आपका फाइनेंशियल गेन इसमें किया जाता है साइबर अटैक के द्वारा। फॉलोइंग आर द रिस्क दैट कैन अराइज, तो साइबर अटैक से कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं? फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंशियल लॉस मतलब आपका अकाउंट खाली हो गया, तो फाइनेंशियली चोरी हो गया। और कौन कौन से रिस्क है? ये जो भी लॉस की बात बताई जा रही है बैंकों की टर्म में बताई जा रही है, ठीक है। जैसे इसमें बोला भी है कि साइबर अटैक बैंकों के लिए बहुत बड़ा टेंशन है, बैंक और रेगुलेटर्स के लिए, और बैंक जो है अपना फोकस करता है इस रिस्क पे किस तरह से किया जाए। और
तो ये सारे जो रिस्क की बात की जा रही है कि बैंकों को किस तरह से साइबर अटैक से रिस्क है, तो वही हम पढ़ रहे हैं। तो फाइनेंशियल लॉस मतलब कस्टमर का लॉस होगा तो बैंक को रिम्बर्स करना रहेगा। ठीक है, तो बैंकों का भी फाइनेंशियल लॉस हो गया। क्रिटिकल डेटा लॉस, तो जो बैंकों का जो डेटा है वो एक तरह से चोरी कर लिया जाता है वो आपके साइबर हैकर्स के द्वारा या साइबर अटैकर्स के द्वारा। लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी ड्यू टू बिजनेस डिस्ट्रप्शन, तो बिजनेस भी जो है बिजनेस को भी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर का इमेज खराब हो गया, ठीक है, इमेज खराब हो गया क्योंकि वहाँ पे आसानी से फ्रॉड कर लिया जाता है, तो इससे उसकी जो इमेज है, इमेज खराब होगी, प्लस बिजनेस भी है वो भी काफ़ी कम होगा। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब बैंकों को पता करना है किसने साइबर अटैक ये सब किया, तो उसको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी प्रॉपर। जो क्राइम ब्रांच है वहाँ पे आप एफआईआर ये सब करोगे तो उसमें काफ़ी खर्चा भी हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कंपनसेशन टू कस्टमर, अभी कस्टमर का पैसा बैंक की गलती की वजह से चोरी हुआ, ठीक है, तो उस केस में कंपनसेशन देना पड़ेगा बैंकों को कस्टमर। रेपुटेशन डैमेज, अब इमेज भी खराब हो गई कि इस बैंक का जो डेटा है इतनी आसानी से कैसे हैकर्स ने कर लिया, बैंकों ने क्या प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स नहीं रखे थे, तो इस तरह से बैंकों की इमेज जो है रेपुटेशन वो भी खराब होती है। रेगुलेटरी पेनल्टी, आप जानते हैं कि आरबीआई रेगुलेटर अगर बैंकों की जो सिक्योरिटी है अच्छे से काम नहीं करेगी, कस्टमर का डेटा इतनी आसानी से चोरी हो गया, तो जो हमारा रेगुलेटर है वो भी बैंकों पे पेनल्टी लगाता है कि तुम्हारी सिक्योरिटी कैसे इतनी कमजोर थी, वो ब्रिज कैसे होगी। कॉस्ट ऑफ रिकवरिंग फ्रॉम डिस्ट्रप्शंस, तो बाद में आपको कुछ रिकवरी आपसे रिकवरी की जाएगी डिस्ट्रप्शन के रिगार्डिंग, तो वो भी कॉस्ट होगी। इन्वेस्टमेंट लॉस्ट, और आपका जो इन्वेस्टमेंट लॉस्ट है वो भी होगी। तो इतने सारे जो लॉस है, इतने सारे रिस्क है बैंकों को साइबर अटैक की वजह से फेस करने पड़ते हैं। तो ये मेन मेन बैंकों के रिस्क भी हो गए। नेक्स्ट आता है हु आर द थ्रेट एक्टर्स, तो थ्रेट एक्टर्स क्या होता है। अ थ्रेट एक्टर्स इज ए इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल, तो ये एक अकेला पर्सन भी हो सकता है या एक पूरा ग्रुप भी हो सकता है। दैट टेक पार्ट इन malicious एक्ट दैट इज इंटेंडेड टू कॉज हार्म टू आईटी एसेट, तो वो कोई इस तरीके का गलत काम करेगा जो कि आपके आईटी एसेट को इम्पैक्ट करता है, जैसे आपका कंप्यूटर आपकी टेक्नोलॉजी को लिखा है इंक्लूडिंग कंप्यूटर डिवाइसेस सिस्टम और नेटवर्क। तो ये एक कोई सिंगल पर्सन भी हो सकता है या लोगों का ये ग्रुप भी हो सकता है जो कि कोई गलत काम करेगा जिसका पर्पस रहेगा कि आपके आईटी एसेट जैसे आपके कंप्यूटर डिवाइस सिस्टम या नेटवर्क को हानि पहुंचाना, तो उसको बोला जाएगा थ्रेट एक्टर्स। थ्रेट एक्टर्स कैन बी क्लासिफाइड, तो उसको तीन चार तरह से जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला आपका बोला है साइबर क्रिमिनल। साइबर क्रिमिनल्स कौन होते हैं, ये भी सिंगल इंडिविजुअल भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, दैट कॉज ए मैलिशियस साइबर अटैक ऑन द बिजनेस, जो आपके बिजनेस पे साइबर अटैक करता है। ठीक है, साइबर क्रिमिनल्स हु कैन थ्रेटन योर टेक्नोलॉजी और डेटा, तो ये आपकी टेक्नोलॉजी और डेटा को खतरा है, उसके लिए खतरा है। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, एक क्रिमिनल हो जाएगा, एक बिजनेस कॉम्पिटिटर्स हो जाएगा, और एक आ जाएगा करंट और फॉर्मर एम्प्लॉय। तो क्रिमिनल कौन है, वो फाइनेंशियल गेन के लिए आपकी इन्फॉर्मेशन को इलीजिल गलत तरीके से आपके हार्डवेयर या आपके सिस्टम में जो है आपका डेटा को चोरी करेंगे फाइनेंशियल गेन के लिए, उसको हम क्रिमिनल बोलेंगे। दूसरा बिजनेस कॉम्पिटिटर, यूर कॉम्पिटिटर्स हु आर इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, तो आपके कॉम्पिटिटर जो आप ही के तौर पे आप ही वाला बिजनेस करते हो, तो वो भी आपके कॉम्पिटिटर्स सेकंड हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा करंट और फॉर्मर एम्प्लॉयज, तो जो पुराने एम्प्लॉयज है या अभी के एम्प्लॉयज है उनके पास भी बहुत सारा डेटा होता है, वो चाहे भी तो कुछ जो है गलत अगर इंटेंशन उनका रहे तो वैसा हो सकता है। तो इंटेंशनली कॉम्प्रोमाइज योर इंफॉर्मेशन और डेटा, तो ये तीन तरह से हमारे आगे थ्रेट एक्टर्स। ठीक है, तो ये थ्रेट एक्टर्स के साइबर क्रिमिनल्स थे और उसमें ये तीन आपके हो गए। क्रिमिनल्स जो कि आपके हार्डवेयर को आपके डेटा को इलीगल वे में गेन करेंगे ताकि वो आपकी जो है इंफॉर्मेशन को या अपने फाइनेंशियल गेन पर्पज के लिए आपकी इंफॉर्मेशन को ये चुराएंगे। दूसरा बिजनेस आपके कॉम्पिटिटर हो गए, तीसरा अभी के एम्प्लॉय या पुराने एम्प्लॉय, तो ये तीनों आपके आ जाएंगे थ्रेट एक्टर्स में। वेरियस साइबर थ्रेट्स, तो कौन कौन सा टाइप का साइबर थ्रेट बैंकों को फेस करना पड़ता है। तो कॉमन थ्रेट्स टू द बैंक, तो ये नाम लिखें। एक आइडेंटिटी थ्रेफ्ट, फिर डेटा ब्रीच, फिर हैकिंग, मालवेयर, वायरसेस, रैंसमवेयर, फिशिंग, विशिंग, स्मिशिंग, फार्मिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज और साइबर स्क्विटिंग, बुलिंग और वॉरफेयर। तो अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पे दिए। तो थोड़ा थोड़ा देखते हैं मालवेयर क्या होता है। ये एक टाइप का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, ठीक है, और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है और ये आपके सिस्टम में अनऑथराइज वे में जो आपके सिस्टम में एंटर करता है और आपकी इन्फॉर्मेशन को चोरी करता है, वो आपका हो गया मालवेयर। वायरस क्या होता है, ये आपकी फाइल्स के थ्रू होगा और आपके सिस्टम को फाइल्स को जो है डिस्टर्ब कर देता है, पूरा खराब कर देता है। वायरस जैसे एक फाइल, जैसे बोलते हैं ना कि पहले बोलते थे कि पेन ड्राइव कहीं पे भी आप डाल रहे हो तो चेक कर लीजिए कहीं पेन ड्राइव में वायरस तो नहीं है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो आसानी से फैल जाता है एक फाइल से दूसरी फाइल में, ठीक है। और वायरस क्या करेगा, आपकी फाइल्स होगी, कुछ पीडीएफ होगी, आपका डेटा है उसको खत्म कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, तो वो हो गया वायरस। ऐसी हैकिंग, हैकर्स क्या करते हैं, आपके सिस्टम को हैक कर लेते हैं जिससे वो जिस हिसाब से चाहे तो उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, तो आपका हैकर्स हो जाएगा। बोलते हैं ना इस सिस्टम को हैक कर लिया, तो आपका हैकर्स हो जाएगा। ऐसे डेटा ब्रीच या थेफ्ट जिसमें आपका डेटा जो है चोरी कर लिया जाता है। आइडेंटिटी थेफ्ट, तो आइडेंटिटी थेफ्ट में आपकी पर्सनल जैसे आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपकी पर्सनल डिटेल्स जो है चोरी कर ली जाती है।
ये आपका हो गया। ऐसे ही रैंसमवेयर क्या करेगा, आपके सिस्टम को कोई चीज़, जैसे मान लीजिए कोई फाइल है, कोई डेटा, उसको के डिक्रिप्ट कर देता है और बोलता है अगर आप इस डेटा को इनक्रिप्ट कराना चाह रहे हैं तो उस पर्पज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी, आपके सिस्टम या उस डेटा को इनक्रिप्ट कर लेता है, मतलब अपना उस डेटा पर पूरा कंट्रोल कर लेता है इनक्रिप्शन, और वो चाहता है कि अगर आप डिक्रिप्शन चाहते हैं तो आपको रैंसम मतलब कुछ फिरौती का कुछ पैसा उनको पे करना पड़ेगा, तब वो इनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट करेंगे, तो उसको बोला था रैंसमवेयर। ऐसे 4 टाइप के और हैं, फिशिंग, विशिंग, स्मिशिंग और फार्मिंग। चारों में क्या-क्या डिफरेंस है, तो एक-एक करके इसको देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपका चारों का लिख देती हूँ, इसमें डिफरेंस क्या है। पहला आपका आता है फिशिंग, फिर आता है आपका विशिंग, फिर तीसरा आता है स्मिशिंग और लास्ट में फार्मिंग। ठीक है? तो फिशिंग में क्या होता है, आपका ईमेल के थ्रू या कोई लिंक आपको दिया जाएगा और उसके थ्रू जो है आपका डेटा चोरी किया जाएगा। विशिंग, इसका पहला लेटर क्या है, वी। वी स्टैंड फॉर वॉइस मेल, तो आपको या तो वॉइस कॉल आएगी या वॉइस मेल आएगी, उसके थ्रू आपका डेटा चोरी हो जाएगा। स्मिशिंग, स्मिशिंग में आपको लिखेगा दिखेगा एसएमएस, एसएमएस, तो ये टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आपका डेटा चोरी करता है, आपको एसएमएस आएगा, उसके थ्रू ही आपको डेटा चोरी करेगा। लास्ट आएगा फार्मिंग, तो इसमें क्या होगा, मालिशियस कोड आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया जाएगा अटैकर्स के द्वारा और वो चाहे तो डेटा अपना चोरी कर लेगा, तो ये आ जाएगा फार्मिंग। तो चारों आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। फिशिंग में क्या करेगा, आपको कोई मेल आएगी या कोई लिंक आपको भेजा जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप जो है वो आपका डेटा उनके पास चला जाएगा। विशिंग, वी का पहला लेटर क्या है, विशिंग का पहला लेटर है वी। वी से वॉइस मेल या वॉइस कॉल, आपको कॉल आएगी या फिर वॉइस मेल के थ्रू जो है आपका डेटा चोरी हो जाएगा। स्मिशिंग, इसमें क्या है, एसएमएस, ऐसे देख लीजिए एसएमएस, तो एसएमएस याद करने का तरीका है टेक्स्ट, आपको मैसेज आएगा, उसके थ्रू आपका डेटा चोरी किया जाएगा। और फार्मिंग में क्या होगा, मैलिशियस कोड आपके सिस्टम में अटैकर्स इंस्टॉल करेंगे और उससे जो है डेटा चोरी किया जाएगा। तो चार ये तरीके यहाँ पे हो गए और चारों में मैंने आपको डिफरेंस भी बताया। ठीक है? नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज में क्या होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि किसी साइट पे कस्टमर जो है यूज ना कर पाए। डिनाइल ऑफ सर्विसेज मतलब सर्विसेज इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए फ्लिपकार्ट में कोई सेल आने वाली है, कोई भी, जैसे मान लीजिए दीपावली में आती है बिग बिलियन कोई सेल। ठीक है? अब उसमें क्या होगा कि बहुत सारे लोग क्या करेंगे, कोई शॉपिंग करना चाहेंगे। ठीक है? अब ये जो होंगे ना डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज, तो ये क्या करेंगे, बहुत सारे कंप्यूटर इस्तेमाल करेंगे ताकि जो यूजर्स है उस चीज को इस्तेमाल ना कर पाए। ठीक है? मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज किसी को खरीदनी है, तो ये क्या करेंगे, डिनाइल ऑफ सर्विसेज, मतलब आप कोई सर्विसेज खरीदना चाह रहे हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हैं, तो ये बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज में, और उसकी हेल्प से क्या होगा कि वो उस साइट को बहुत ज़्यादा, उस सर्वर को बहुत ज़्यादा बिजी कर देंगे और जो पर्सन इस साइट को जो है यूज़ ना कर पाए, बाकी लोग उसको इस्तेमाल ना कर पाए, तो वही होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज। लास्ट आपका साइबर स्क्वैटिंग, बुलिंग या वारफेयर। इसमें क्या होता है कि दूसरी कंपनी के गुडविल को या ट्रेडमार्क का इस्तेमाल किया जाएगा, दूसरी कंपनी के गुडविल और ट्रेडमार्क का इस्तेमाल किया जाएगा और दूसरी कंपनी के जो डोमेन रहता है आपका, उसके इस्तेमाल से फाइनेंशियल गेन हासिल करने की कोशिश की जाएगी, वही है साइबर स्क्वैटिंग। मतलब दूसरी कंपनी का ट्रेडमार्क है, उसका गुडविल है, उसकी हेल्प से आप अपना जो है अपना डोमेन इस तरह से बना रहे हो जो दूसरी कंपनी जैसा लगे, और फिर आपके प्रोडक्ट को लोग खरीदेंगे ये सोच के कि ये वो कंपनी है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत ही अच्छी कंपनी है और काफ़ी नामी है, जिसकी ब्रांड इमेज बहुत ज़्यादा है, तो उसी के जैसा आपने कोई प्रोडक्ट, उसकी जैसी अपनी कोई ऑनलाइन वेबसाइट बना दी जो दिखती होगी बिल्कुल उसके जैसी और लोगों को लगेगा ये वो कंपनी है। ठीक है? तो मतलब दूसरों की बुली करना, दूसरों की नकल करना, तो ये वैसा है। ठीक है? नाम से ही लग रहा है बुलिंग। इस सब में वही होता है कि दूसरी कोई अच्छी हाई फाई कंपनी है, उसकी आपने इमेज बनाई, उसके जैसा डोमेन पेज आपने बनाया और जो भी लोग वहाँ पे लॉगिन करेंगे तो उनको लगेगा ये रियल कंपनी है, और फिर आप जो है अपने प्रोडक्ट बेच रहे हो उस कंपनी के नाम पे, तो वो होता है हमारा साइबर सिक्योरिटी। ठीक है? तो चारों ये आपके नो के नो जो टाइप हमारे जो कि बैंकों के जो साइबर थ्रेट्स हैं, तो इन सब के बारे में हमने डिटेल में यहाँ पे देखा है। बुक में आपको नहीं यहाँ पे मेंशन है, पर इसकी क्या क्या टर्म्स है वो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बताया। ऐसी साइबर रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी, तो क्या स्ट्रैटेजी है जिससे साइबर रिस्क को कम किया जाए। तो इसमें स्ट्रैटेजी के बारे में बताया कि एप्लीकेशन वाइट लिस्टिंग, अगर बहुत ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल ना हो तो एप्लीकेशन को वाइट लिस्ट कर देना। जैसे आपने देखा होगा आपका कंप्यूटर बैंकों में भी जो कुछ दिन इस्तेमाल नहीं होता तो वाइट लिस्ट कर दिया जाता है, तो बिल्कुल ये वैसे ही है। पैचिंग एप्लीकेशंस टू रिमिडीज नॉन जो आपके सिक्योरिटी वल्नरेबल उसको फाइंड आउट करना। कॉन्फ़िगरिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैक्रो सेटिंग्स टू ब्लॉक, तो जो अनट्रस्टेड साइट्स है उसको ब्लॉक करना, आपकी सेटिंग में ही ऐसा होना चाहिए जिससे अनट्रस्टेड जो साइट है उसको सिस्टम ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर दे। एप्लीकेशन हार्डनिंग टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वल्नरेबल फंक्शन, तो कुछ वल्नरेबल फंक्शन है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आपको एप्लीकेशन हार्डनिंग का प्रोसेस इस्तेमाल करना। रिस्ट्रिक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन प्रिविलेज, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज टू लिमिट पावरफुल एक्सेस टू सिस्टम,
मतलब कितना असेसमेंट मिलेगा तो उसको लिमिट करना। पैचिंग ऑपरेटिंग सिस्टम टू रिमेडी नॉन सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज, अगर कोई सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी आपको फाइंड आउट हुई तो उसका रिमेडी, उसको सॉल्यूशन ढूंढना। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिस्की एक्टिविटीज एंड थेफ्ट, कोई रिस्की एक्टिविटी या अगर कुछ थेफ्ट हुआ क्रेडेंशियल थेफ्ट तो उसको फाइंड करना। और डेली बैकअप, जो भी आपका डेटा है, मान लीजिए कोई वायरस है, सारा डेटा आपका डिस्टर्ब हो जाता है, उसका डेली बेसिस पे बैकअप करना। ये कुछ मेजर्स है जिससे आप अपने रिस्क को जो है मिटिगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका हेडिंग है डिफेंस इन डेप्थ। डिफेंस इन डेप्थ का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे नाम से ही लग रहा है डेप्थ, मतलब किसी चीज को अगर मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, कोई मान लीजिए कोई अपना घर बनवा रहा है, वो अपने घर की दीवारों को बहुत मजबूत करने के लिए पहले वो सीमेंट, ठीक है, फिर पुराने जमाने में जो मिट्टी के घर बनते थे, मिट्टी इस्तेमाल होती थी, सॉइल, फिर सीमेंट, फिर बजरी, मतलब अलग अलग चीज़ों से आप अपने घर को मजबूती बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेम वही है डिफेंस इन डेप्थ। इसमें क्या करते हैं कि आपको सिक्योरिटी देनी है, तो सिक्योरिटी से बचने का, जैसे सर्दी में होता है ना, इतनी ठंड लगती है, तो ठंड से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्वेटर, फिर दूसरा स्वेटर, फिर तीसरा, तो 5-6 कपड़े पहन लेते हैं ताकि हमें ठंड ना लगे। तो ठंड को आप समझ लीजिए ये आपका क्या है, थ्रेट है, ये आपके लिए कोई साइबर क्राइम है, साइबर थ्रेट है। तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे, डिफेंस इन डेप्थ, मतलब बहुत सारे आप सिक्योरिटी मेजर्स रखेंगे, ताकि मान लीजिए आपने एक चीज को बचाने के लिए 4-5 सिक्योरिटी मेजर्स रखे। अगर मान लीजिए पांचवे को आपके हैकर्स ने पकड़ लिया, फिर चौथा आएगा, फिर उसको हैकर्स ने पकड़ लिया, फिर तीसरा आएगा। मतलब एक, अगर सिर्फ एक ताला है तो एक ताले को तोड़ के उसकी चोरी की जा सकती है, तो एक ताले से अच्छा 4-5 आप लॉक लगा के रखिए। तो बिल्कुल ये वही कंसेप्ट है। डिफेंस इन डेप्थ में क्या होता है कि कई सारे जो डिफेंसिव जो सॉफ्टवेयर है उसको इस्तेमाल किया जाता है, ताकि एक को भी अगर मान लीजिए हैकर्स ने पकड़ लिया, मतलब एक भी सॉफ्टवेयर को अगर उसने ब्रेक कर लिया, तो फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, उसके बाद ही वो डेटा चोरी कर पाए। तो वही होता है डिफेंसिव डेप्थ। सो ये भी एक तरीके की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी होती है, इन विच अ सक्सेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रोसेसर एंड कंट्रोल आर केयरफुली प्लेस्ड थ्रू आउट ए कंप्यूटर नेटवर्क इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द नेटवर्क एंड इन्फॉर्मेशन। तो किसी भी नेटवर्क में और उसमें जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है उसको बचाने के लिए क्या होता है, सक्सेशन मतलब कई सारे सिक्योरिटी प्रोसेसर और कंट्रोल का इस्तेमाल किया जाएगा। वही आपका डिफेंस इन डेप्थ, मतलब कई सारी चीजें इस्तेमाल की जाएगी डिफेंस के लिए। और इसमें बोला है कि नो सिंगल मिटिगेशन कैन प्रिवेंट ऑल, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के साइबर डेंजर होते हैं, तो उसको बचने के लिए सिर्फ एक ही तरीका काम नहीं आएगा। व्हेन दे वर्क टुगेदर, सभी को मिलके काम करना होता है, दे कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ए वैरायटी ऑफ थ्रेट्स। तो अलग अलग वैरायटीज हमारे पास थ्रेट्स की, तो सबसे बचने के लिए यही तरीका है कि एक रिस्क मिटिगेशन से अच्छा कई सारे जो है आप मिलके काम करेंगे। वाइल ऑल्सो प्रोवाइडिंग रिडंडेंसीज इफ वन मेथड फेल, तो अगर एक मेथड काम कर नहीं करता, बाकी के ऑप्शन जो है अवेलेबल रहते हैं। और यही इसका मेन कंसेप्ट है। डिफेंस इन डेप्थ स्ट्रेटेजी प्रिवेंट एनी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर एंड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द टाइम एंड कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायर्ड टू कॉम्प्रोमाइज। तो कोई भी नेटवर्क है उसको कोई भी साइबर हैकर्स अगर उसको कॉम्प्रोमाइज, मतलब उसके उस सिक्योरिटी को ब्रेक करना चाह रहा है, तो मान लीजिए एक मेजर फेल हो गया तो अगला ऑप्शन उसके पास रहेगा, फिर उससे अगला, तो मतलब कई सारे वे में उसको जो है कंट्रोल किया जाता है, ताकि उसको वो हमारा जो हैकर्स है वो उसमें सक्सेसफुल ना हो सके। ठीक है, वही आपका डिफेंस इन डेप्थ हो गया। यहाँ पे आपको एक डायग्राम से भी बता रखा है कि पहले आप डेटा पे कोई सिक्योरिटी रखिए, फिर एप्लीकेशन पे, फिर होस्ट पे, फिर इंटरनेट आपका जो नेटवर्क है, फिर पैरामीटर, फिजिकल और पॉलिसीज, प्रोसीजर, अवेयरनेस। तो इतने सारे तरीकों से आपने क्या किया हुआ है, किसी भी नेटवर्क को स्टोर करके सेफली वे में जो है उसको स्टोर करके रखा हुआ है, मतलब उस नेटवर्क पे अपने सिक्योरिटी मेजर्स इतने सारे लगा रखे अलग अलग लेवल पे। ठीक है, तो वही आपका डिफेंस इन डेप्थ। नेक्स्ट आता है हैंडलिंग साइबर रिस्क बाय बैंक। तो बैंक किस तरह से साइबर रिस्क को हैंडल करते हैं। बैंक हैव डेवलप इंडिविजुअल सिक्योरिटी ऑपरेशंस, बैंकों ने इंडिविजुअल सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स जो है डेवलप कर रखे हैं। अभी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर क्या होता है ये भी आपका आएगा थोड़ी देर में ये। ठीक है, बैंकों ने वो डेवलप किए हैं, और ये जो सेंटर होते हैं तो इसमें क्या होता है, एक प्रॉपर सिक्योरिटी टीम होती है जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि कंटिन्यूसली मॉनिटर करना और असेस करना ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी पोस्चर को, मतलब सिक्योरिटी किस तरह से काम कर रहा है, एक प्रॉपर टीम बनाई जाएगी और टीम चेक करेगी, प्रॉपर उसकी मॉनिटर और असेसमेंट करेगी। द पर्पस ऑफ एसओसी टीम, जो आपका ये एसओसी यानी सिक्योरिटी ऑपरेशन जो टीम है, उसका पर्पस है टू डिटेक्ट, एनालाइज एंड रिस्पॉन्ड टू साइबर सिक्योरिटी इश्यूज यूजिंग ए कम। तो इसका ये क्या करती है, अलग अलग टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन का इस्तेमाल करती है, अलग अलग पॉलिसी और प्रोसेसर का इस्तेमाल करके डिटेक्ट करती है, एनालाइज करती है, देखती है कि कोई साइबर सिक्योरिटी मतलब कोई भी साइबर थ्रेट तो नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग इसका यही काम है, डिटेक्ट करना और एनालिसिस करना। जो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाई रिस्पॉन्डिंग टू सिक्योरिटी इंसिडेंट एंड कॉम्प्रोमाइज। तो कोई भी टाइप का सिक्योरिटी इंसिडेंट होगा, कोई भी कॉम्प्रोमाइज होगा, तो उसको आइडेंटिफाई करना ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है। और ज्यादातर जो आपके सिक्योरिटी ऑपरेशन जो सेंटर में जो वर्कफोर्स होगी, जो लोग होंगे, वो होंगे सिक्योरिटी एनालिस्ट हु collaborate to detect, evaluate, respond and report to
रिपोर्ट एंड प्रिवेंट साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स फ्रॉम अकरिंग। तो साइबर सिक्योरिटी को पूरा कंट्रोल करना, उस पे पूरा जो है डिटेक्शन करना, एवल्यूशन करना, उसका रिस्पॉन्ड देना, तो ये सारा इस टीम का काम रहता है। थोड़ा सा और इसके बारे में अभी आपका एक टॉपिक आएगा एसओसी, तभी हम इसके बारे में और डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। ये हो गया सम कॉमन मेजर्स एडोप्टेड बाय बैंक अगेंस्ट साइबर थ्रेट। तो बैंक क्या क्या करता है जिससे साइबर थ्रेट से बैंक खुद को प्रोटेक्ट कर सके। तो आरबीआई ने अलग से एक सर्कुलर जारी किया है, सिक्योरिटी ऑफ बैंक डिजिटल एसेट्स आर गवर्न। तो आरबीआई का एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, वो जो गाइडलाइंस है उसकी डेट है 2 जून 2016। उसमें मास्टर डायरेक्शन जो डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल है, क्योंकि ये सब ऑनलाइन है, जो साइबर साइबर जैसे मैंने आपको बताया था ऑनलाइन आईटी कंप्यूटर, उसके थ्रू जो सिक्योरिटी ब्रीच होगा वही आपका साइबर क्राइम होता है। तो उसको लेके एक मास्टर डायरेक्शन जारी किया था 18 फरवरी 2021 में। तो उसमें बताया है कि बैंकों को किस तरह से अपने साइबर जो थ्रेड है उससे कैसे प्रोटेक्शन करनी चाहिए, क्या क्या उनको मेजर्स, क्या क्या गाइडलाइंस उनको माननी चाहिए। तो कुछ टूल्स, कुछ मेजर्स जो कि बैंकों को इस्तेमाल करनी चाहिए। पहला आपका आता है SIEM, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। ये क्या होता है अब ये थोड़ी देर में हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, तो ये टॉपिक अभी थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे। ऐसी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्ट, VAPT, NBAD, तो ये सारा अभी आपका यहाँ पे बस नाम लिया हुआ है। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट सेकंड वाला, थर्ड वाला NBAT, ये सारा अभी थोड़ा सा देखेंगे हम। NTAPT, ऐसी एंटी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज, ऐसी एंटी फिशिंग और प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट, फाइल इंटीग्रिटी मैनेजमेंट, वेब एप्लीकेशन, साइबर इंश्योरेंस। आप इंश्योरेंस भी ले सकते हैं इन केस आपको साइबर अटैक की वजह से, साइबर थ्रेट की वजह से जो लॉस होगा, तो इंश्योरेंस वाले उसका आपका हर जाना पे कर देंगे। इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए। स्टाफ और कस्टमर को साइबर सिक्योरिटी के लिए जो अवेयरनेस होनी चाहिए। वल्नरेबिलिटी या पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये भी अभी आपका आएगा टॉपिक। अडॉप्टिंग बेस्ट प्रैक्टिस एंड फ्रेमवर्क, तो ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू आप बैंक क्या कर सकता है, अपने आप को साइबर थ्रेट से बचा सकता है। तो जैसे फिशिंग क्या होता है, तो उसके लिए आपको एंटी फिशिंग, एंटी मालवेयर, इस तरीके की मॉनिटरिंग करनी चाहिए। एंटी डिस्ट्रीब्यूशन डिनाइल ऑफ सर्विसेज में क्या होता है कि कई सारे कंप्यूटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि किसी सर्विसेज को, किसी साइट को जो है असेस ना कर पाए, तो उसके लिए एंटी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज वाला सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना। एंटी एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट, तो ये जो है इनके इस्तेमाल से आप क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं खुद को। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन सी सर्विसेज और किस तरह से काम करती है। इसमें आपका 20-25 मिनट और लगेगा, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से आपका सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर से पार्ट 2 में डिस्कस कर लेते हैं और शॉर्ट में इसको रिवाइज करते हैं। आज हमने क्या क्या यहाँ पे देखा था। शुरुआत हमने यहाँ से की थी, फ्रॉड और क्राइम, ठीक है। तो फ्रॉड भी एक टाइप का क्राइम होता है, बस ये फाइनेंशियल गेन पर्पस के लिए किया जाने वाला क्राइम है। और फ्रॉड इस पे क्या होता है कि इट इज़ द इंटेंशनल यूज ऑफ डिसेप्शन। तो इसमें क्या होता है कि अनफेयर तरीके से दूसरे की आइडेंटिटी चोरी की जाती है और उसकी पर्सनल डिटेल चोरी की जाती है ताकि जो है मॉनेटरी टर्म में जो है गेन हासिल किया जाए, वो आपका फ्रॉड हो गया। फिर फ्रॉड को जो है अलग अलग टाइप से इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है। फिर साथ साथ आपका ये क्राइम है, साइबर क्राइम। अगर क्रिमिनल एक्टिविटी की जा रही है कंप्यूटर या नेटवर्क के इस्तेमाल से, तो वो हो जाएगा आपका साइबर क्राइम। फिर यहाँ पे आपको दिया कि रिस्क फॉर बैंक फ्रॉम साइबर अटैक, तो बैंकों को किस किस टाइप के रिस्क होते हैं साइबर अटैक से। तो कई सारे रिस्क है, जैसे फाइनेंशियल लॉस बैंकों का हो जाएगा, और जो डेटा है, डेटा का चोरी हो जाना, और बिजनेस डिस्ट्रप्शन भी, बैंकों के बिजनेस को भी इम्पैक्ट पड़ता है इससे। इन्वेस्टिगेशन की कॉस्ट का खर्चा भी देना पड़ता है। फिर कस्टमर को भी कंपनसेशन बैंकों को पे करनी पड़ती है। बैंकों की इमेज जो है, रेपुटेशन भी खराब हो जाती है। और रेगुलेटर जो हमारा आरबीआई रेगुलेटर है या और भी कई रेगुलेटर्स होते हैं, तो वो भी पेनल्टी बैंकों पे लगाते हैं। इन्वेस्टमेंट लॉस भी हो जाता है और रिकवरी की जाती है बैंकों से डिस्ट्रप्शन को लेकर, ठीक है। तो इतने सारे बैंकों को रिस्क होते हैं साइबर अटैक की वजह से। नेक्स्ट आता है हु आर साइबर थ्रेट एक्टर्स। थ्रेट एक्टर्स कौन होगा, जो कोई भी पर्सन हो सकता है जिसका पर्पस होगा आपको हार्म पहुंचाना, आपको फाइनेंशियल लॉस देना, आईटी एसेट्स, कंप्यूटर या इस डिवाइसेस को हैक करके, ठीक है, उसको इस्तेमाल करके मालिशियस वे में आपको फाइनेंशियली गेन जो है हासिल किया जाता है आपसे। इसमें एक आता है साइबर क्रिमिनल्स। तो ये अकेला भी पर्सन हो सकता है या ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है, दैट कॉज ए मैलिशियस साइबर अटैक। तो आपके बिजनेस पे जो है ये अटैक करते हैं। ये 3 तरह से हो सकते हैं क्रिमिनल्स। ये क्या करेंगे, फाइनेंशियल गेन या इन्फॉर्मेशन आपसे लेंगे आपके हार्डवेयर के थ्रू, और ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको उससे क्या करेंगे कि आपके जो क्लाइंट है उससे आपके बिजनेस को कम करने की इसमें कोशिश की जाती है। और बिजनेस कॉम्पिटिटर ये वो होंगे जो आप ही के वाली बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, आपके करंट मतलब अभी के या पुराने एम्प्लॉय से। 3 यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट है वेरियस साइबर थ्रेट्स, कौन कौन से टाइप का साइबर थ्रेट होता है, तो यहाँ पे पूरी लिस्ट दी है। और अगर क्वेश्चन आ सकता है तो इसी में से आ सकता है कि रैंसमवेयर क्या होता है, फिशिंग विशिंग ये सब क्या होता है। तो ये वाला जो है थोड़ा सा आप इसको इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। ये आइडेंटिटी थेफ्ट में क्या होता है, आपकी जो आइडेंटिटी जैसे आपके अकाउंट डिटेल ये सब चोरी किया जाता है। डेटा थेफ्ट, इसमें आपका जो डेटा है वो चोरी किया जाएगा। हैकिंग, आपके सिस्टम को हैक कर लिया जाएगा। मालवेयर क्या होगा, एक टाइप का आपका सॉफ्टवेयर बोल लीजिए, और ये आपके
सिस्टम में सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल कर दिया जाएगा और फिर आपका डेटा जो है इसमें चोरी किया जाएगा। वायरस क्या होता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ये जो है फैलता है और आपकी फाइल को डिस्टर्ब कर देता है। कोई आपका इंपॉर्टेंट डेटा उसको जो है खत्म कर देता है, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। और रैनसमवेयर में क्या होगा कि आपका कोई डेटा उसको ये इनक्रिप्ट करेंगे और बोलेंगे कि अगर आप डेटा को डिक्रिप्ट करना चाह रहे हो तो आपको एक फिरौती कुछ पैसा देना पड़ेगा, तो वही रैनसमवेयर है। इसमें चार है, फिशिंग, विशिंग, स्मिशिंग और फार्मिंग। फिशिंग जैसे मैंने आपको यहाँ भी बताया था, ईमेल के थ्रू या कोई लिंक के थ्रू आपसे डिटेल्स मांगी जाएंगी। जैसे आपको ईमेल भेजा और आपको कोई लिंक भेजा, आपने लिंक पे क्लिक कर दिया या इनकी ईमेल ओपन कर दी तो आपका डेटा चोरी हो जाएगा। ऐसे विशिंग, वी का पहला लेटर यहाँ पे होता है वॉइस कॉल या वॉइस मेल के थ्रू जो है आपका डेटा चोरी किया जाएगा। स्मिशिंग, इसमें मतलब फ़ोन में बोलेंगे हम इस बैंक से बोल रहे हैं, हम उस बैंक से बोल रहे हैं, आपकी ये डिटेल्स चाहिए, आपका ओटीपी चाहिए, तो वो आपका विशिंग का एग्जांपल हो गया। स्मिशिंग क्या होता है, आपको टेक्स्ट मैसेज देखने को मिलता है, ठीक है, टेक्स्ट मैसेज होता है, वहाँ पे लिंक भी हो सकते हैं, उसमें आपका डेटा मांगा जाएगा। जैसे कई बार बोलते हैं मैसेज में कि आप इतने करोड़ की लॉटरी जीत चुके हैं, आप ये डिटेल शेयर कीजिए, तो वो आपका स्मिशिंग का एग्जाम्पल हो गया। फार्मिंग में क्या होगा कि मलिशियस कोड आपके सिस्टम में इंस्टॉल किया जाएगा अटैकर्स के द्वारा और फिर आपका डेटा चोरी किया जाएगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज। तो इसमें क्या होगा कि जो अटैकर्स है बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे किसी भी एक साइट को हैक करने के लिए, ठीक है। फिर साइट में वो साइट बहुत ज़्यादा बिजी शो करेगा उनकी वजह से, तो वो ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज। साइबर सिक्योरिटी इसमें क्या होगा कि कोई भी डोमेन, कोई भी सर्वर डोमेन, इंटरनेट डोमेन इस तरह से बनाया जाएगा जो कि किसी दूसरी कंपनी का लगेगा, दूसरी कंपनी के गुडविल ट्रेडमार्क का आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बिजनेस फाइनेंशियल गेन को हासिल करने के लिए, तो वही होगा आपका साइबर सिक्योरिटी। इसके बाद आता है कि रिस्क को मिटिगेट करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी, तो जैसे बोला कंप्यूटर को वाइट लिस्ट कर देना और अनट्रस्टेड जो साइट है उसको ब्लॉक कर देना, अपने सिस्टम में इस तरह से आपकी सिस्टम हो जो कि आपको किसी भी टाइप के रिस्क से बचाए, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ गई। डिफेंसिव डेप्थ, डिफेंसिव, इसका सिंगल सा कंसेप्ट अगर आपको डिफेंस से डेप्थ मिलेगा तो आप याद करना, सर्दी में आप जो है ठंड से बचने के लिए एक नहीं चार पांच कपड़े पहनते हैं, स्वेटर, फिर उसके ऊपर एक और स्वेटर, फिर एक जैकेट, फिर एक स्वेटर, तो आप क्या कर रहे हैं, डिफेंस इन डेप्थ। तो ये भी वही है कि अगर आप सिक्योरिटी चाह रहे हैं, अपना साइबर अटैक से बचना चाह रहे हैं, तो आप एक सिक्योरिटी मेजर्स मत लगाइए, चार पांच अलग अलग ऑप्शंस रखिए, तो वही आपका डिफेंसिव डेप्थ हो गया। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो है सक्सेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रोसीजर्स और कंट्रोल को इस्तेमाल किया जाएगा ताकि साइबर कोई भी कंप्यूटर और नेटवर्क है उससे साइबर अटैक को बचाया जा सके। और इसमें जो मेन कंसेप्ट है वो किस कंसेप्ट पे काम करते हैं कि सिंगल मिटिगेशंस और जो है टूल्स काम नहीं करेगा साइबर अटैक के लिए, सभी को मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी एक बेटर वे में हम, क्योंकि जो थ्रेड्स है अलग अलग वैरायटी की थ्रेड्स है, जैसे बीमारियां बहुत सारी, उसको बचने के लिए एक ही दवाई काम नहीं कर सकती, अलग अलग बीमारियों के लिए अलग दवाई आपको खानी पड़ेगी, तो सेम भी वैसे है कि जो साइबर अटैक है वो कई वैराइटीज का है। कौन कौन सी वैरायटी भी हमने यहाँ पे देखी थी ना, कितने सारी है, रैंसम, फिशिंग, कई सारे टाइप के, तो सबको बचाने के लिए एक ही सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा, अलग अलग टाइप के आपके सॉफ्टवेयर काम करेंगे। तो इसीलिए जो है आपको भी उसी तरह से प्रोसीजर्स, उसी तरह के जो है प्रोटेक्टर यूज करने पड़ेंगे जिससे आप इनसे बच सके। इसको डायग्राम से भी दिखा रखा है कि डिफेंस से डेथ में अलग अलग जगह पे जो है आपने प्रोटेक्शन लेयर्स जो है लगा रखी है अपना, जैसे एंटीवायरस इस तरह के का इस्तेमाल करके, ताकि आप रिस्क से प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट हेडिंग है हैंडलिंग साइबर रिस्क बाय बैंक। तो बैंकों की एक टीम होती है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर टीम आप उसको बोल सकते हैं। इसका मेन काम है, मतलब ये टीम होगी ये कंटिन्यूस मॉनिटर और असेसमेंट का काम करती है, कोई भी सिक्योरिटी में कोई अगर इशू हो रहा है तो वो चेक करने का, एनालिस करना, डिटेक्ट करना, ये इस टीम का मेनली काम रहता है। और कौन कौन से मेजर्स इस्तेमाल करता है बैंक साइबर थ्रेट से बचने के लिए, तो यहाँ पे नाम है पूरा SIEM, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, ये भी आपका आएगा डिटेल में, SIEM क्या होता है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट मैनेजमेंट क्या है, या नेटवर्क बिहेवियर एनालिट डिटेक्शंस, एंटी एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट, तो ये सारा आपका जो है इसमें से कुछ कुछ आपको दिया हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आगे आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। और जैसे फिशिंग वाली एक्टिविटी हो रही है तो एंटी फिशिंग या मालवेयर, एंटी मालवेयर मॉनिटरिंग, ये सब चीज़ें हैं जो सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साइबर इंश्योरेंस भी आप ले सकते हैं, इनकेस साइबर की वजह से आपको लॉस हुआ साइबर अटैक की वजह से, तो इंश्योरेंस वाले आपको हर जाना दे देंगे। ऐसे टॉप मैनेजमेंट का प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट इसमें होना चाहिए, जो स्टाफ है, जो जनता है, सॉरी जो आपकी कस्टमर है, उनको भी आपको अवेयरनेस कराना चाहिए साइबर सिक्योरिटी को लेके। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि बैंक भी कस्टमर को बताता है कि OTP ये सब शेयर नहीं करना, तो वो एक टाइप का अवेयरनेस है कस्टमर को अवेयरनेस देने के लिए। और हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी हमें बताया जाता है स्टाफ को कि किस तरह से साइबर सिक्योरिटी से हमें सेफ होना है और कैसे हमें कस्टमर को भी इन्फॉर्म करना है। ऐसी पेनिट्रेशन टेस्टिंग और वल्नरेबिलिटी ये क्या होता है ये भी हम देखेंगे, ये टॉपिक अभी आपका है। ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस और फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करना ताकि आप साइबर सिक्योरिटी से सेफ हो सके, तो ये सारे मेजर्स बैंक जो है इस्तेमाल करता है। पार्ट 2 से हम लोग सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर से यहाँ से डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।